की जय। वंदे मातरम। दोस्तों, ये उद्घोष जब सुनते हुए मुझे बड़ा गर्व होता है हमारे भारतीय होने पर, और ये एक ऐसा पर्व है जिसको हर भारतीय को मनाना चाहिए और मनाता भी है और पूरे हर्षोल्लास से मनाता है, चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी कम्युनिटी का हो, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता, हम भारतीय हैं। तो सबसे पहले तो इस स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ पर हम 145 जनमानस को बधाई देते हैं। और देखिए, देश अच्छा चल रहा है, देश पूरे डेमोक्रेसी से चल रहा है, और मैं ये भी मान के चलता हूँ कि इस देश में जो भी प्रगति हुई है वो उसमें सारे लोगों का योगदान है, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे कोई भी हो। देश कोई एक आदमी नहीं बनाता है, देश जब भी बनता है तो एक नीति होती है, एक नियम होते हैं और एक टीम होती है। तो दिस इज द टीम वर्क ओनली। तो आज मैं उस मुद्दे पे नहीं जाऊंगा कि देश ने कितनी प्रोग्रेस की, कितनी प्रोग्रेस नहीं की, ये सभी वाकिफ हैं कि एक समय मैं फर्श पे बैठा हुआ था, अभी मैं अर्श पे आ गया। मतलब एक समय वो था जब मेरे से ये कहा जाता था, जब हम गुलाम थे और स्वतंत्रता की ओर कदम अपने बढ़ा रहे थे, मतलब ये बात है 40 के बाद की, तो जो हम पर रूल कर रहे थे अंग्रेज, ब्रिटेन के लोगों ने कहना ये चालू किया कि हिंदुस्तान को आज़ादी तो मैं दे दूंगा, लेकिन क्या ये आज़ादी अपनी अक्षुण्ण रख पाएंगे। तो मैं आज सारे पूरे विश्व को ये बताना चाहता हूँ कि 78 साल हो गए हैं, 77 साल मुझे स्वतंत्र हुए हो गए, हमने डेमोक्रेसी में खरोंच नहीं आने दी। हमारी डेमोक्रेसी और हमारे जो नियम पहले थे वो आज भी हैं, अपनी जगह पे अक्षुण्ण है। हमारे दो सिद्धांत हुआ करते हैं। एक तो सिद्धांत ये हुआ करते हैं कि हम कभी भी किसी दूसरे देश पर अपने हित के लिए हमले नहीं करेंगे, अपनी सुरक्षा करेंगे, लेकिन आप पर कोई हमला नहीं करेंगे। आपकी कोई सीमा में, अपनी सीमाओं में रहते हुए आपकी सीमा के अंदर घुसने की कोशिश नहीं करूंगा। और सबसे बड़ा जो हमारा वो है सर्वे सुखना भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। ये जो हमारा उद्घोष है वो आज भी हम उस पर कायम है। 78 साल हो गए हैं संविधान को चले हुए। सबसे पुराने संविधान जो कहता है एक बड़ा राष्ट्र है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे, लेकिन वो अपने हितों के लिए और अपने अनहितों के लिए उस डेमोक्रेसी को कैसे यूज करता है और कैसे मिसयूज करता है, ये तो सारी विश्व जानता है। खैर, मैं आज उस मुद्दे पे जाने वाला नहीं हूँ, और मैं ये भी बताने वाला नहीं हूँ कि आपने कितनी प्रोग्रेस कर ली। आज आप 5th इकोनॉमी हो गए, आपकी इकोनॉमी भी जो है $3.64 ट्रिलियन के आसपास पहुँच गई है, और आज भी आप जो है एक ऐसे जगह पे आ गए हो, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हमारी जियो पॉलिटिक्स हो, चाहे हमारी विदेश नीति हो, सारी नीतियाँ अपनी अपनी जगह पे सही चल रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारा जो पीड़ा होती है, वो पीड़ा का विषय ये है कि 77 साल होने के बावजूद भी हम अपने देश को वो नहीं दे पाए जो हमें देना चाहिए था। अब वो रीजन कुछ भी रहा हो, लोग ये कहते हैं ऐसा वही डाइवर्सिटी है, ठीक है, डाइवर्सिटी अपनी जगह सही है, डाइवर्सिटी है लेकिन यूनिटी है। लेकिन जो हमारी लीडरशिप हमें मिली, वो लीडरशिप ने कहीं ना कहीं मिस्टेक की उसमें, मैं ये मान के चलता हूँ एक आम भारतीय होने के नाते। मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल कोई भाषण नहीं दूंगा, मैं ये भी नहीं बताऊंगा इस गवर्नमेंट ने ये किया, इस गवर्नमेंट ने वो किया, वो मेरा विषय नहीं है। वो मेरे विषय ये है आज के स्वतंत्रता अवसर पर बोलने का, आप लोगों को थोड़ा सा सचेत करने का और थोड़ी सी सच्चाइयां बताने का, वाकिफ करने का। तो सबसे पहला प्रश्न तो मेरा ये उठता है कि इन 77 सालों के अंदर क्या मैं मानवीय गुणों को में इजाफा कर पाया? तो उत्तर मिलेगा नहीं। हमने पर्सनालिटी बनाई, लेकिन वो इंडिविजुअल पर्सनालिटी बन के रह गई। आज हम नहीं कह सकते कि हमारा जो नेशन का कैरेक्टर है वो सभी का एक जैसा है, नहीं, ऐसा नहीं।
तो इसमें कमी किसकी थी? लीडरशिप की कमी थी। हम ये भी जानते थे जब हम स्वतंत्र हुए थे कि हमारी शिक्षा का स्तर एकदम न्यूनतम स्तर पर था। उस समय हमारी फैमिलीज के अंदर जो लेडीज हुआ करती थी वो लंबा लंबा घूंघट पे ओढ़ती थी, पति का नाम नहीं लेती थी। अशिक्षा का मतलब इस कदर अभाव था कि कुछ पूछिए नहीं। लेकिन इसी अशिक्षा को क्या सुधारने की दिशा में कोई ठोस कदम हुआ? तो उत्तर अगर आप गहराई से सोचो, आप इस पर मत जाइए कितनी यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं, कितने स्कूल्स खुल गए हैं, गवर्नमेंट क्या क्या योजनाएं चला रही है शिक्षा के क्षेत्र को जागरण होने के लिए, और लोग शिक्षित हो गए हैं। हाँ, आप कह सकते हो अगर आपकी लिटरेसी की परिभाषा ये है कि सिर्फ आदमी लिख पढ़ ले अपने साइन कर लेता है तो वो साक्षर हो गया, तो मैं इसे नहीं मानता। आदमी अगर देश के हितों के लिए और देश के अनितों के लिए जागरूक नहीं है तो वो शिक्षित नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। ये मुझे मेरे किसी टीचर ने बताया था, मैं उस समय शायद 12th में पढ़ रहा हूँगा। तो उन्होंने कहा था कि एक बार हम लोग जो है, आज से करीब मैंने 84 में किया है इंटरमीडिएट, तो आप ये समझिए 70 की बात रही होगी। उन्होंने कहा से 14-15 साल पहले मैं जापान में गया था एक टूर लेके। उस समय टूर जाता था, स्कूल कम बच्चों का था तो टूर जाता था, कभी जापान जाता था, कभी इंग्लैंड जाता था, बाहर भी जाते थे 10-15 दिन के लिए। तो गए, कहते हैं कि जब हम लोग जा रहे थे कुछ से जो है, उस समय तागे भी चलते थे, वहाँ जापान में भी तागे चलते थे। तो तागे से जब जा रहे थे तो एक लड़के को पेशाब लगी, तो वो सूसू करने के लिए जो है वहां गया। तो उस लड़के ने ये कहा कि आज मेरा बड़ा सौभाग्य है, मतलब बच्चे होते हैं, आज मेरा बड़ा सौभाग्य है, मैं जापान की धरती पर जो है पेशाब कर रहा हूं। और वो हंस रहा था। तो रिक्शे वाला, वो टांगे वाला तुरंत उतर के आया, वहां कहा भैया ये कहा तो कहा, अगली बार मत कहना, इसे मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं, मैं जापानी हूं। तो ये होना चाहिए नेशन का कैरेक्टर। अब कैरेक्टर किस तरह से बन रहा है? ठीक है, आपकी इकोनॉमी डेवलप हो रही है, आपका अच्छा से क्षेत्र डेवलप हो रहा है, आपकी जियो पॉलिटिक्स अच्छी चल रही है, आपकी फॉरेन पॉलिसीज भी अच्छी हो सकती हैं, आपका सब कुछ अच्छा हो सकता, गृह मंत्रालय भी अच्छा हो सकता। लेकिन मैं ये कहता हूं, फिर आप 85 करोड़ लोगों को जो है राशन क्यों मुफ्त दे रहे हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इट मीन्स ये हुआ कि 70 करोड़ फैमिलीज हिंदुस्तान की अभी भी बिलो देन पॉवर्टी लेवल हैं, जिनका पेट भरने के लिए आप ये सब दे रहे हैं। और अगर वोट बैंक के लिए दे रहे हैं तो फिर आपसे गंदा लीडरशिप किसी भी कंट्री की हो नहीं सकती, जो अपनी जनता को काम न करने दे, निठल्ला बना दे और दूसरों के पर परजीवी बना दे। परजीवी आप जानते हो ना, परजीवी बना दे, तो ये भी गलत है। नंबर 1। नंबर दूसरा में आता हूं। आज आप देख रहे हो, अभी कल की या परसों की नर्सों की बात है, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, शायद 22 तारीख की बात बांग्लादेश की होगी और अभी रिसेंटली पाकिस्तान की बात चल रही है। ये दोनों देश अपनी जब मूल विचारधारा से हट गए, डेमोक्रेसी तो पाकिस्तान में कभी थी ही नहीं, लेकिन जो भी डेमोक्रेसी थी और बांग्लादेश में जो भी डेमोक्रेसी थी, बर्बाद कैसे हुई? बर्बाद ऐसे हुई कि छोटे छोटे कंट्रीज होते हैं। ये छोटे कंट्रीज में होता क्या है कि दो पार्टियां हैं, पार्टी को क्या चाहिए? पावर चाहिए, सत्ता चाहिए। पावर जब तक नहीं है तो पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। तो अपनी सत्ता के लिए एक ऐसे राष्ट्र के ऊपर निर्भर हो जाना जो महाशक्ति है और सबको जो निगलना चाहता है। चीन का तो अपना अलग मसला है, चीन निगलता नहीं है किसी कंट्री को। चीन आपकी सीमाओं का एनक्रोचमेंट करता है, लेकिन आपके यहाँ गड़बड़ नहीं करता। तो गड़बड़ करने वाला कौन कंट्री है?
वो सारे लोग जानते हैं। सुपर पावर है, 33 करोड़ की उसकी जो है 33 करोड़ ट्रिलियन की उसकी इकोनॉमी है। और उनके लोगों के पास मतलब हर चीज इस तरह की है, एक टूल किट टाइप की है उनके पास। और उस टूल किट में जब छोटे कंट्रीज के लीडर फंस जाते हैं तो देश की स्थिति बद से बदतर हो जाती है, जैसा बांग्लादेश में हो चुका है, पाकिस्तान में होने वाला है। और मैं ये भी कह रहा हूं आपसे, आप इस चीज के प्रति सचेत हो जाइए। अच्छी चीज है, आप स्वतंत्रता दिवस मनाइए, और मैं कहूंगा आप ऐसे ही फूलते फूलते रहें, पूरा हिंदुस्तान फूलता फलता रहे, ऐसे ही हम स्वतंत्रता मनाते रहें, अपना स्वतंत्रता दिवस पर उत्साहित होते रहें। लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं एक आज वार्निंग दे रहा हूं, ये जो मैं देख रहा हूं सिचुएशन, हमारा देश भी इससे बहुत जल्दी प्रभावित होने वाला है अगर हमारी लीडरशिप यही बनी रही तो। अब लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए, जब देश का मसला होता है तो देश के मसले में राजनीति नहीं करी जाती है। लेकिन आज की मैं पिछले एक दशक से जब तक देख रहा हूं, जब से देख रहा हूं, एक दशक तो हो गया जब से, बल्कि मैं ये कहूंगा, अगर मैं सीधा सीधा आपको बोलूं, ये किसी को हो सकता है कि ये लगे कि ये मोदी का फेवर करते हैं, ये एनडीए का फेवर करते हैं, ये इस गवर्नमेंट का फेवर करते हैं। फेवर की बात नहीं है दोस्तों, बात इसकी है कि हम टैक्स देते हैं, हमारे ऊपर टैक्स लिए जाते हैं, और वो टैक्स देने के बाद हमारी स्थिति क्या होती है घरों की, वो किसी से छुपा नहीं है। एक आदमी की ये स्थिति होती है कि पे में पाने वाले की आदमी की स्थिति होती है कि 25 तारीख के बाद उसका सारा पेमेंट खत्म हो जाता है, राइट। तो इस पोजीशन पर जब जो आदमी बैठा है उसे सोचना चाहिए ये कि हम कैसी लीडरशिप दे रहे हैं। आज की लीडरशिप में इतना ज्यादा वेमनेस है कि देश चाहे जाए गड्ढे में, चाहे कहीं भी जाए, उनको इज्जत मिलनी चाहिए, उनको शोहरत मिलनी चाहिए, उनको पैसा मिलना चाहिए, उनको पावर मिलनी चाहिए। जैसे कि आज अखबारों में आपने पढ़ा होगा, हम पुरानी बातों पर नहीं जाते हैं, जब चाइना के साथ हमारा विवाद चल रहा था तो आपके लीडर ऑफ अपोजिशन क्या कर रहे थे, अपोजिशन पार्टी क्या कर रही थी, लीडर ऑफ अपोजिशन तो थे ही नहीं, 45 सीटें लेके आए थे। जिस समय सोरोस ने यहाँ फंडिंग करी इस इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए, उस समय अपोजिशन क्या कर रहा था, या अपोजिशन नहीं, अपोजिशन मेन अपोजिशन तो है ही इसका दोषी। लेकिन जो नए चट्टे बट्टे और उभर के आ रहे हैं, जैसे अभी आम आदमी पार्टी आई, आम आदमी पार्टी का करेक्टर आप देख लीजिए, वहां सबसे पावरफुल कौन है वेस्ट बंगाल में, ममता जी है, ममता जी का करेक्टर आप देख लीजिए। या आप बिहार में कौन पावरफुल है, लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव जी की तो एज हो गई, अब उनका लड़का आएगा 8वां फेल, ठीक है, वो आगे राजा बनेगा, मतलब वो अपना डेमोक्रेसी का एक मसीहा बनेगा, तो उसका करेक्टर आप देख लीजिए। तो मैं कुल मिला के ये कहता हूं कि, और राहुल गांधी का करेक्टर देख लीजिए, क्या कर रहे हैं राहुल गांधी जी। मैं अभी तो मीडिया ये भी बता दिया है, मीडिया ने, शेख हसीना ने तो सीधा सीधा बोला कि इसमें भाई अमेरिका का हाथ है, अमेरिका हमसे एक दीप चाहता था और वो कह रहा था हम यहाँ से अड्डा लगाएंगे, लेकिन लगा नहीं पाया। तो अमेरिका ने क्या किया कि देश में हालात ऐसे पैदा कर दिए। लेकिन इन देश में हालात पैदा होने के पहले हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी, क्या खालिद जिया के लड़के से मुलाकात नहीं हुई थी उनकी? और अगर नहीं हुई थी, ऐसा मीडिया कह रहा है, और अगर नहीं हुई थी तो देश को बताना चाहिए, उनको उसका विरोध करना चाहिए और उसके प्रूफ देने चाहिए कि हाँ हम उस दिन इंग्लैंड में नहीं मिले थे उनसे। तो ये जब तक करेक्टर नहीं आएगा, फिर आप कहते हो, पूछते हो, पूछने का ये तो कोई तजुर्बा होता नहीं है। अगर आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो और पब्लिक फिगर हो तो माफ करिएगा कि फिर ये मूर्खता का परिचय होता है। आप वहां पूछ रहे हो मीटिंग में, भरी मीटिंग में, कि इसके पीछे क्या विदेशी आते,
तो कौन कह देगा कि विदेशी हाथ है? फिर आप कहोगे कि कौन पार्टी है, किस विदेश का हाथ है? तो मतलब चाहते क्या हो भाई मेरे? तो अगर जनता ने आपको लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी तक पहुंचाया है इस बार, तो कम से कम उसका सम्मान तो रखिए। लेकिन आज की डेट में आप उसका सम्मान नहीं रखना चाह रहे हैं, और धीरे धीरे इससे हो क्या रहा, देखिए अभी एक चीज और मैं बताता हूँ इसी में। मैं आज आजादी के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, आज अपनी पीड़ा निकाल रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने। नौकरियां आपके पास नहीं है, खाने को पब्लिक को आप राशन मुफ्त में दे रहे हो, गरीबों को मकान आप दे रहे हो, महिलाओं को यात्रा आप फ्री करा रहे हो, किसानों को भत्ते आप दे रहे हो। तो जब सब कुछ आप ही दे रहे हो और हमारे टैक्स के पैसे से दे रहे हो, तो फिर अगर आप पॉलिटिक्स भी, जियो पॉलिटिक्स भी अच्छी नहीं कर पाए, तो फिर आप आर्थिक रूप से किसी भी देश के गुलाम हो जाओगे भाई। बड़े बड़े देश फैले हुए हैं, अमेरिका आपको निकल जाएगा। आपको सत्ता तो मिल जाएगी, लीडर ऑफ अपोजिशन हो, कल को पोजीशन में आ जाओगे आप, सत्ता मिल जाएगी, लेकिन होगा क्या उससे? आर्थिक रूप से गुलाम हो जाओगे। आप तो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए थे, माफ करिएगा, और चांदी की चम्मच दवाई ही मर जाओगे। लेकिन आम पब्लिक का सोचिए, जो 145 करोड़ जनता है, जिसमें 85 करोड़ जनता अभी भी भूखी और नंगी है, और जिसमें से 50% जनता ऐसी है जो सिर्फ आपकी पूरी देश की आय का 4% कमा पा रही है, 4%। तो ये सारी परिस्थितियां जब देश के सामने हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, सच्चा स्वतंत्रता दिवस मैं मानूंगा इस स्वतंत्रता दिवस को, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी कि अपोजिशन में बैठी हुई जितनी पार्टीज और सत्ता पक्ष में बैठी हुई जो भी पार्टीज हैं, ये आपस में एक ये सामंजस्य पैदा करें कि जब जब देश की बात होगी, देश की अहित की बात होगी, तो हम सब एक हैं और देश को टूटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। क्या तमाशा है ये? डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान खतरे में है। एक कॉपी अखिलेश लिए हैं, एक राहुल गांधी जी लिए हैं, एक और भी लिए हैं, तमाम लोग लिए। ठीक है, आप बता सकते हो कि संविधान खतरे में है, तो आपने अगर पूरा संविधान पढ़ा है तो बताइए ना कि संविधान इसलिए खतरे में है भैया, ये धाराएं हैं, ये आर्टिकल्स हैं, इसमें ये संशोधन होने हैं। मैं तो कहता हूँ संशोधन होने हैं संविधान में, संविधान कहीं खतरे में नहीं है। खतरे में तो आप लोग डालते हो, जब आप लोग खुद खतरे में आते हो, भ्रष्टाचार में फंसते हो, तो आप लोग कहते हो खतरे में है संविधान। जब आप पावर में होते हो तो आप कैसे भी इमरजेंसी लगा दो, चाहे कुछ भी लगा दो, देश को आपातकाल की स्थिति में झोंक दो, तो आप कहते हो संविधान सही है। तो ये तो आपका दोगलापन है। तो लीडरशिप दोगली नहीं होनी चाहिए, लीडरशिप ऐसी नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज और, ये मेरा अंतिम विषय है। अभी कुछ दिनों पहले आपने ये देखा होगा, और अभी भी आप देख रहे होंगे, अब आती नहीं है मीडिया, उसको कवरेज देता नहीं है इतना, लेकिन शुरू में दिया था। आज से 9 महीने पहले की बात होगी, जब कुकीज और मैतीज का झगड़ा हो रहा था। तो झगड़े के पीछे क्या कुकी और मैतीज थे? मैं कहूंगा नहीं। अगर मैं कहूं नहीं, तो आप कहोगे तो फिर कौन था? तो आप पूरी जियोपॉलिटिक्स को उठा के देख लीजिए, और उस समय की जो घटनाएं हुई हैं उनको उठा के देखिए। हो ये रहा था कि आपकी जो सीमा है सिक्किम की सीमा में आपका म्यांमार भी लगता है, म्यांमार भी आता है, बांग्लादेश भी इधर से आता है, टच होता है। तो ये 2 कंट्रीज टच होते हैं आपके, और थोड़ा सा हिस्सा अगर आप ये कहो कि एक दूसरे और देश का,
वो भी आता है। अब यहाँ है पोजीशन क्या, यहाँ पोजीशन ये है कि कुकीज और मैतीज केवल सिक्किम में नहीं रहते, कुकीज और मैतीज म्यांमार में भी रहते, बांग्लादेश में भी रहते। तो जियोपॉलिटिक्स ये चल रही थी, अमेरिका ये चाह रहा था कि ये मैतीज और कुकीज अगर अलग हो जाएं तो एक अलग कंट्री बन सकता है। अब एक अलग कंट्री बन जाएगा तो हिंदुस्तान का टुकड़ा कटेगा, उसका टुकड़ा, ये देश थोड़े थोड़े कमजोर होंगे और उसका एक बेस बन जाएगा वो। ये मेन है। और इसको हवा कौन दे रहा था? हवा दे रही थी, माफ करिएगा डायरेक्टली मैं बोलता हूं, हमारी विपक्षी कांग्रेस सिर्फ सत्ता के लालच में और सिर्फ पैसा कमाने के लालच में और सिर्फ अपनी जो है नेतागिरी चमकाने के बारे में। तो मैं जनता से यही कहूंगा इस स्वतंत्रता दिवस पर कि जो मेरे अंदर पीड़ा थी वो तो मैंने पीड़ा निकाल दी। अब सोचने का विषय आपका है, आप देश में कैसी राजनीति चाहते हो, कैसी लीडरशिप चाहते हो। आप चाहते हो देश आगे बढ़े तो आपको अच्छी लीडरशिप की ओर जाना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हो कि हमारी देश की राजनीति ऐसे ही चले तो आप फिर आज लीडर ऑफ अपोजिशन उनको बनाया है, कल आप उनको पोजीशन पर बैठा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क कहाँ पड़ेगा? फर्क हम पर नहीं पड़ेगा, हो सकता हम पे ना पड़े फर्क, लेकिन फर्क पड़ेगा जो 85 करोड़ लोग हैं ना, जो राशन ले रहे हैं, जो परजीवी हो गए हैं, इनके सेहत पर असर पड़ेगा। यही पिटेंगे और यही जो है तब कहेंगे कि मैंने लीडरशिप का गलत चुनाव किया। एक चीज ये, दूसरी चीज और बताऊंगा मैं लीडरशिप के बारे में ही, कि लीडरशिप आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपके साथ खड़ी हो। आपके जो मूलभूत सिद्धांत हैं, हमारे भाई मूलभूत सिद्धांत हैं क्या? एक तो मेरा ये है कि पूरी धरती पर शांति हो, पूरा देश जो है, पूरा मतलब राष्ट्र प्रोग्रेस करे एक साथ। ये सारी हमारी चीजें हैं। वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा को जीने वाले लोग हैं हम लोग, कि संपूर्ण पृथ्वी हमारी माँ है। संपूर्ण पृथ्वी की बात करता हूँ, कंट्री की बात नहीं करता। सर्वे सन निरामया सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये वाली परिभाषा। तो इस डेफिनेशंस को लेके चल के तो हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने अपने स्वार्थों में फंस के सिर्फ हम देश का अहित कर पाएंगे। माफ करिएगा, आप परतंत्र हुए थे तब आपका शरीर परतंत्र हुआ था। बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं, शरीर परतंत्र हुआ था। शरीर परतंत्र होता है, आप देर सवेर उसके लिए सजग रह जाते हो। जब आप पिटते हो ना, जब डंडे खाते हो ना दूसरों के, तो आप में फिर उफान आता है, आप आजादी ले लेते हो। लेकिन अब जब आर्थिक रूप से गुलाम होगे ना, परजीवी बन जाओगे, टुकड़े जब फेंके जाएंगे आपके पास कोई कमाने का जरिया नहीं होगा, कोई देश का भविष्य नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं होगा। जब आप डार्क देश में जी रहे होगे, जैसे पाकिस्तान जी रहा है, जैसे बांग्लादेश अभी जी रहा है, जैसे आगे आने वाले और भी कंट्रीज जीने वाले हैं, सिर्फ अपनी लीडरशिप की कमी के कारण। तो लीडरशिप को सुधारिए। संविधान सुरक्षित है, संविधान को कुछ नहीं होने वाला है। वो संविधान की कॉपी लिए हुए लोगों से ये पूछिए कि भैया अगर संविधान गलत है तो गलत क्या है इसमें, इसी को सही किया जाए ना। गवर्नमेंट बदलने से संविधान नहीं बदलता, गवर्नमेंट बदलने से संविधान नहीं बदलता, केवल मानसिकता बदलने से संविधान बदल सकता है। तो मानसिकता तो आपकी है कूड़े करकट वाली, सत्ता लो। ये सब उसके एनडीए के समय में संविधान खतरे में है, और जब मैंने इमरजेंसी लगाई थी तो संविधान फल फूल रहा था। सन 75 से लेके 77 तक खूब फला फूला।
ये है आपकी मानसिकता। तो जब लीडरशिप की मानसिकता ये होगी तो भाई बताइए ना मेरे को, देश की जनता का क्या होगा, देश के भविष्य का क्या होगा, आपके ये उत्सव का क्या होगा, आजादी का क्या होगा, आपकी जो है स्वायत्ता का क्या होगा, आपकी सॉवरेनिटीज का क्या होगा, आपकी पॉलिटिक्स का क्या होगा, और सबसे बड़ी बात आपकी आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा। क्या आगे आने वाली पीढ़ी आपको दिल से माफ कर पाएगी? ये प्रश्न मेरा सिर्फ 145 करोड़ लोगों से है, देश की जनता से है। आज मैं जनता के लिए ये चीजें लेके आया, सोचने का काम आपका है। आप अगर देश में देखिए, मैं ये नहीं कहता आप मैं क्या करूं, आदमी ये कहता तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं, मैं यही सुनता हूं कि अरे ये सब चल रहा है, मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं क्या करूं से बात नहीं बनने वाली है। ये 1/145 करोड़ माँ देश का हिस्सा आपका भी है, मेरा भी है, आपका भी है, आपका भी है, आपका भी है। सभी लोगों का जब 1/145 करोड़ माँ हिस्सा है, तो अगर मैं अपने हिस्से का काम करूं, आप अपने हिस्से का काम करो, आप अपने हिस्से का काम करो, तो देश तो सुधर जाएगा। लेकिन इस हो क्या रहा है, देश में 100 में से एक आदमी, या मैं तो कहूंगा आज की डेट में 1000 में से एक आदमी देश के लिए सोच रहा है और 999 नहीं सोच रहे। हम तो कहते हैं कि भाई यहाँ पर, तो वहां हो क्या रहा है कि हमें ही पब्लिक ये कहती है, जो नहीं मतलब फॉलो कर रहा है इन चीजों को, वो ये कहती तुम तो यार पागल हो, अपना ये भी काम नहीं करा सकते, यहाँ तो जो है 10 रुपए देते इस बाबू को काम हो जाता आपका। ये भी मैंने सुना। इस ऑफिसर को जो है 1000 रुपए देते थे, वो तो बिका हुआ आदमी है, उसको दे देते, आप नहीं देगो आपका काम नहीं होगा, दूसरा दे के काम करा लाता, तो वो होशियार हो गया आपको, इसलिए आप अपने अपने हिस्से का काम कर नहीं पा रहे। तो अब सोचने की जरूरत है, बहुत ज्यादा खुशी होने की जरूरत नहीं है। स्वतंत्रता दिवस मनाइए, अच्छे से मनाइए, पूरे हर्षोल्लास से मनाइए, और मैं तो कहता हूं ये आजादी का उत्सव जन जन का उत्सव बन जाए और हर दिन आप आजादी का उत्सव मनाएं। ऐसे देश के हालात पैदा करिए और ऐसी लीडरशिप पैदा करिए। बस बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माँ की जय, भारत माता की जय। जय हिंद।